13 अप्रैल 1984 ये वो दिन था जब भारतीय सेना के वीर जवान दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड कहलाए जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाने के लिए निकल चुके थे। जमीन से 20,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ की असंख्य परतों से लिपटे इस बैटलफील्ड में जहां एक ओर दुश्मन की गोलियों का निशाना बनने का खतरा था, वहीं दूसरी ओर हड्डियों को गला देने वाली भयानक ठंड से भारतीय जवान संघर्ष कर रहे होते हैं। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन भी अपना दम तोड़ देती है, वहीं भारत माता के वीर सपूत खड़ी चट्टानों और खतरनाक टेरेंस के बीच अपने मिशन को अंजाम देने के लिए लगातार सियाचिन ग्लेशियर की ओर बढ़ रहे होते हैं। लद्दाख रीजन के उत्तर में स्थित सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहां टेम्परेचर अक्सर -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बर्फ से ढके दुर्गम पहाड़ और अचानक करवट बदल लेने वाला मौसम इसकी ज्योग्राफी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। लेकिन अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भारत के वीर जवान पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सियाचिन ग्लेशियर की ओर निकल पड़ते हैं। ऑपरेशन मेघदूत को जानने से पहले हमें सियाचिन की ज्योग्राफिक्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझना होगा। सियाचिन ट्रांस हिमालय की ईस्टर्न काराकोरम रेंज में लोकेट करता है। ये ग्लेशियर पॉइंट NJ9842 के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होती है। इस ग्लेशियर का नॉर्थ मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल है, जो कि सी लेवल से ऑलमोस्ट 18,900 फीट ऊंचा है, जो कि इसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड बनाता है। इसके एक और जहां पाकिस्तान है, वहीं दूसरी ओर इसकी सीमा चाइना से लगती है, जिसके कारण यदि पाकिस्तान कभी सियाचिन पर कब्जा करता है तो चाइना के साथ उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी। साथ ही लद्दाख रीजन पर भी पाकिस्तान डायरेक्ट अपनी निगरानी रख सकता है, जो कि भारत के लिए एक सीरियस थ्रेट साबित होगा। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर भी है। यही से नुब्रा रिवर निकलती है, जो आगे चलकर इंडस रिवर में मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्लेन्स के लिए एक इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस रिवर को लेकर एक ट्रीटी भी है, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। अगर भारत और पाकिस्तान से निकलने वाली इस रिवर के सोर्स पर भारत का कब्जा होगा तो आने वाले दौर में वॉर लाइक सिचुएशन में इस ट्रीटी को लेकर भारत पाकिस्तान को बैकफुट पर ला सकता है, जिसका परिणाम हाल में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद देखने को मिला, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया, जिससे आज पाकिस्तान का पंजाब प्रांत वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है। इस तरह सियाचिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, जिसे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान कुछ ऐसे कदम उठाता है जिससे भारत को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करना पड़ता है। '47 में हुए भारत पाक युद्ध के बाद 1949 में कराची एग्रीमेंट के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लाइन CFL बनाई गई, जो कि छाम सेक्टर से लेकर पॉइंट NJ9842 तक डिफाइन की गई थी। पॉइंट NJ9842 के बाद खतरनाक टेरेन्स और ग्लेशियर्स के चलते इस एरिया को अनडिफाइंड छोड़ दिया गया था, जो कि अब आधिकारिक रूप से किसी भी देश के कंट्रोल में नहीं था। 1972 के शिमला एग्रीमेंट में भी सीज फायर लाइन का नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC तो कर दिया गया, लेकिन दोनों ही देशों ने अभी भी पॉइंट NJ9842 के बाद के एरिया को अनडिफाइंड रखा। लेकिन 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और 93,000 से अधिक सैनिकों से सरेंडर करवा दिया था, जो कि अब तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर है। इस दौरान पाकिस्तान में सैन्य शासन था और यहिया खान इस दौरान पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, जिनकी इस हार के बाद बहुत बदनामी हो रही थी, जिसके चलते 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। पाकिस्तान की जनता के बीच अपनी छवि सुधारने और इस हार का बदला भारत से लेने के लिए पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को अपना टारगेट करता है, जिसके लिए वो चैलेंजिंग एरियाज में क्लाइम करने वाले माउंटेनियर्स को अपनी तरफ से सियाचिन क्लाइम करने के लिए परमिट देना शुरू कर देता है। हार्श वेदर कंडीशंस वाली चैलेंजिंग और यूनिक डेस्टिनेशन को
अपने एडवेंचर्स के लिए पसंद करने वाले दुनिया भर के माउंटेनियर्स अब सियाचिन क्लाइंब करने के लिए पाकिस्तान आने लगते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान का मकसद साफ था। फॉरेन एक्सपीडिशंस को अपनी ओर से परमिट जारी करने पर आने वाले समय में सियाचिन पर पाकिस्तान का दावा भारत से ज्यादा मजबूत हो जाता, जिससे डिप्लोमेटिक तरीके से सियाचिन पर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का कब्जा हो जाता। भारत को जब पाकिस्तान की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो शुरुआत में तो इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मसले को सुलझाने का प्रयास करती है, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को ऑफिशियल प्रोटेस्ट लेटर भेजती है, जिसमें स्पष्ट चेतावनी के साथ पाकिस्तान की इस हरकत का विरोध किया जाता है। साथ ही यूएन और वेस्टर्न नेशंस की एम्बेसीज को भी क्लैरिफाई किया जाता है कि पाकिस्तान की परमिट डिप्लोमेसी इल्लीगल है और वो ताशकंद और शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन झूठ की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान सियाचिन को अपनी टेरिटरी का पार्ट बताते हुए हर बार भारत के इन दावों को बेबुनियाद साबित कर देता। 1978 आते आते पाकिस्तान के सियाचिन की ओर लगातार बढ़ रहे कदम और खुफिया एजेंसी रॉ द्वारा लगातार मिल रही इंटेल से भारत सरकार अब मसले की गंभीरता को समझती है और ग्राउंड लेवल पर सियाचिन की रियल टाइम सिचुएशन पता करने का प्लान करती है, जिसके चलते उस टाइम के सबसे जांबाज और अनुभवी माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार को सियाचिन भेजने का डिसीजन लिया जाता है। कर्नल नरेंद्र कुमार कुमाऊं रेजिमेंट के एक जांबाज ऑफिसर होने के साथ साथ उस दौर के सबसे अनुभवी माउंटेनियर थे, जिन्हें माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी जैसे माउंटेन्स को क्लाइंब करने का खिताब हासिल था। उनके इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए इस मिशन के लिए उनका चुनाव किया जाता है। मई 1978 में कर्नल नरेंद्र कुमार 8 लोगों की एक ट्रेंड टीम के साथ सियाचिन की ओर अपना रुख करते हैं, जिनका टास्क सियाचिन के पाकिस्तान टेरिटरी से लगने वाले सैल्टोरो रिज के इंपॉर्टेंट पैसेजेस सियाला, बिला फोंडला, ग्योंगला की पहचान, रियल टाइम ज्योग्राफी, टेरेन्स और मैप्स को एक्सप्लोर करना था, जिससे वॉर लाइक सिचुएशन में सियाचिन पर कब्जा करने के लिए भारत अपनी रूट प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी बना सके। इस दौरान जब कर्नल बिला फोंडला की रूट मैपिंग कर रहे थे तो उन्हें कुछ ह्यूमन फुटप्रिंट्स दिखाई पड़ते हैं, जिनका पीछा करने पर उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान की ओर से फॉरेन एक्सपीडिशन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते जब कर्नल नरेंद्र कुमार अपना टास्क कंप्लीट करके सियाचिन से वापस ग्राउंड पर आते हैं तो अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट में वो पाकिस्तान के इन मंसूबों का जिक्र करते हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को चेतावनी भी देते हैं कि यदि अब जल्द ही कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान सियाचिन पर अपना कंट्रोल जमा लेगा, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट भी अब फॉरेन एक्सपीडिशन के लिए अपनी ओर से परमिट देना शुरू कर देती है। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करने की जरूरत तब पड़ती है जब कुछ जर्मन माउंटेनियर्स साल्तोरो रिज क्लाइंब करने के लिए कर्नल नरेंद्र कुमार के पास परमिशन लेने आते हैं। दरअसल पहले ये क्लाइंबर्स पाकिस्तान की ओर से साल्तोरो रिज क्लाइंब करना चाहते थे, लेकिन भारत की साइड से साल्तोरो रिज को क्लाइंब करना ज्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए अपनी जर्नी को ज्यादा चैलेंजिंग बनाने के मकसद से ये क्लाइंबर्स इंडिया की ओर से साल्तोरो रिज क्लाइंब करने का डिसीजन लेते हैं। बातचीत के दौरान कर्नल नरेंद्र कुमार की नजर जब साल्तोरो रिज के मैप पर पड़ती है तो उसे देखकर वो सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उन माउंटेनियर्स को पाकिस्तान की ओर से प्रोवाइड किए गए मैप में साल्तोरो रिज को पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट बताया जा रहा था, जो कि पूरी तरह से गलत था। इसलिए कर्नल वो मैप उस जर्मन क्लाइंबर से खरीद लेते हैं और तुरंत इसकी सूचना लेफ्टिनेंट जनरल ML छिब्बर को देते हैं, जो कि नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ थे। कर्नल नरेंद्र कुमार के बताए अनुसार उस मैप को जब अच्छे से रीड किया जाता है और पुराने सभी मैप से जब उसका आकलन किया जाता है तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वास्तव में ही उस मैप में लाइंस को गलत ड्रॉ किया गया था, जिसको नरेंद्र कुमार ने अपनी पारखी नजरों से एक ही बार में कैप्चर कर लिया था। पीएमओ तक सूचना पहुंचते ही मसले की गंभीरता को समझते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज CCS की आपात बैठक बुलाई जाती है और कमेटी और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन कंडक्ट करने की परमिशन दे दी जाती है। इस ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्मी साल्तोरो रिज की सभी जरूरी और ऊंची पीक्स को कैप्चर करने वाली थी
जिसकी प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी नॉर्दर्न कमांड के जनरल कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बर को दी जाती है। सियाचिन की हार्श वेदर कंडीशंस के चलते ट्रूप्स को परमानेंट डिप्लॉय करना, उनकी रसद आपूर्ति और ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देने में टाइम लगने वाला था, जिसके चलते जून 1983 में एक बार फिर कर्नल नरेंद्र कुमार को अपनी टीम के साथ सियाचिन भेजा गया ताकि ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पर रूट मैपिंग और पाकिस्तान की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। वहीं दूसरी ओर सियाचिन पर मिलिट्री पोस्ट डिप्लॉयमेंट के लिए जवानों का सिलेक्शन किया जाने लगा। इस सिलेक्शन में कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जवानों का चुनाव किया गया। वो इसलिए कि इन दोनों ही बटालियंस के जवान हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन एरिया में ऑपरेशंस के लिए पहले से वेल ट्रेन होते हैं। शुरुआत में करीब 300 जवानों का सिलेक्शन किया गया और इनकी स्पेशल ट्रेनिंग हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल जो कि गुलमर्ग में है, यहाँ की गई। ट्रेनिंग के दौरान ट्रूप्स को 9000 फीट से 18000 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाता, जिससे उनकी बॉडी कम ऑक्सीजन में भी एडजस्टमेंट करना सीख सके। आइस एक्स, क्रैम्पॉन्स और रोप्स का यूज सिखाया गया, जिससे वो आइस वॉल्स और टेरेन एरिया में क्लाइंबिंग कर सकें। सियाचिन में आने वाले बर्फीले तूफान और एवलांचेस में खुद को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग जवानों को दी जाती है। जवानों की ट्रेनिंग के साथ साथ एयरफोर्स भी सियाचिन की क्रिटिकल वेदर सिचुएशन के लिए पायलट्स को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि सप्लाई चेन और जवानों को पहुंचाने और रेस्क्यू करने की सिचुएशन में एयरफोर्स को भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना था। इस तरह जवानों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद फाइनली 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया जाता है। हालांकि शुरुआत में ऑपरेशन मेघदूत के लिए 17 अप्रैल का दिन डिसाइड किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा साल्तोरो रिज की ऊंची पीक्स को कैप्चर करने के लिए कंडक्ट किए जा रहे ऑपरेशन अबाबील का इंटेल भारत को पहले ही मिल जाता है। वो ऐसे कि जब सियाचिन की भीषण ठंड से जवानों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने कोल्ड वेदर गियर सप्लायर को ऑर्डर देती है, तो सप्लायर द्वारा ये कहते हुए ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके पास ऑलरेडी पाकिस्तान की ओर से बल्क ऑर्डर है, जिसे सुनकर भारत के हाई कमान में हड़कंप मच जाता है और ऑपरेशन मेघदूत की तैयारी और तेज कर दी जाती है, जिसके चलते 13 अप्रैल को ही ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च कर दिया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत को कंडक्ट करने के लिए मल्टीपल टीम्स बनाई जाती हैं और इंडियन आर्मी के अनेकों बड़े अधिकारियों को अलग अलग लोकेशंस पर अपने टास्क को पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, मेजर जनरल शिव शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल डी के खन्ना अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। 13 अप्रैल सुबह 5:30 बजे कैप्टन संजय कुलकर्णी की लीडरशिप में एक चीता हेलीकॉप्टर थोइस एयरबेस से उड़ान भरता है। इसका डेस्टिनेशन बिलाफोंड ला पीक होती है, जो कि समुद्र तल से 18,000 फीट की हाइट मेंटेन करती है। हार्श वेदर कंडीशंस को फेस करते हुए चीता हेलीकॉप्टर बैक टू बैक टोटल 17 राउंड लगाता है और 13 अप्रैल की इवनिंग तक सभी 29 जवानों को बिलाफोंड ला पीक पर सक्सेसफुली लैंड करवा देता है, जिससे पहले ही दिन बिलाफोंड ला पर भारतीय तिरंगा लहराने लगता है। बिलाफोंड ला पाकिस्तान के लिए सबसे स्ट्रैटेजिक पोस्ट थी, जो कि पाकिस्तान की ओर से सियाचिन रीच के लिए ये मेन रूट था। इसलिए इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले बिलाफोंड ला को ही कैप्चर करने का प्लान बनाया जाता है, ताकि पाकिस्तानी आर्मी यदि सियाचिन रीच करने की कोशिश करे तो उसे यहीं से खदेड़ कर वापस भगाया जा सके। जवानों की तैनाती के साथ साथ उनके सर्वाइवल के लिए हथियार, टेंट, रसद और ईंधन भी पहुंचना होता है। इसके लिए चीता हेलीकॉप्टर के साथ साथ चेतक Mi-8, Mi-17, IL-76 और AN-32 अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिन्हें मैनेज करने की जिम्मेदारी RD लिमाए, विंग कमांडर A के तिवारी और ग्रुप कैप्टन V के भाटिया को दी जाती है। बिलाफोंड ला कैप्चर करने के 4 दिन बाद ही 17 अप्रैल तक साल्टोरो रिज के दूसरे सबसे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट सियाला को भी इंडियन आर्मी द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके लिए चीता हेलीकॉप्टर की मल्टीपल सॉर्टीज के साथ मेजर AN बहुगुणा की लीडरशिप में 30 जवानों को सक्सेसफुली सियाला पर डिप्लॉय कर दिया जाता है।
सियाला सोल्टोरो रिज का सेंट्रल हाईएस्ट पॉइंट है, जिसे कैप्चर करने की वजह से इंडियन आर्मी अब एंटायर सोल्टोरो रिज पर अपनी नजर रख सकती थी। इस तरह 17 अप्रैल तक बिलाफोंडला और सियाला दोनों ही जगह भारतीय तिरंगा लहराने लगता है। मुश्किलों का सामना इंडियन आर्मी को तब करना पड़ा जब ग्योंगला को कैप्चर करने की बारी आई, क्योंकि ग्योंगला एक्सट्रीम नैरो और एवलांच प्रोन एरिया था। इसी के साथ ही ग्योंगला सोल्टोरो रिज की सबसे ऊंची और खतरनाक पीक थी, जिस वजह से चीता हेलीकॉप्टर भी यहां तक जाने में सक्षम नहीं होता है, जिसके चलते चीता हेलीकॉप्टर द्वारा जवानों को बिलाफोंडला तक ड्रॉप कर दिया जाता है और यहां से आगे जवानों को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में रोप्स और क्रैम्पॉन्स के सहारे अपना आगे का सफर तय करना पड़ता है। एक और जहां इंडियन आर्मी ग्योंगला पर कब्जे की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से कुछ ऐसा एक्शन लिया गया जिससे पूरी सियाचिन वैली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दरअसल जब इंडियन आर्मी साल्टोरो रिज की सभी ऊंची पीक्स पर अपनी रीच बना रही होती है, तभी पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन मेघदूत का इंटेल मिल जाता है, जिसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान द्वारा बुर्जिल फोर्स को तैनात किया जाता है और हमले के लिए 23 जून का दिन तय किया जाता है। हमले की शुरुआत 23 जून की सुबह 5 बजे बिलाफोंडला से हुई, जहां कैप्टन कुलकर्णी अपनी फोर्स के साथ बिलाफोंडला पोस्ट पर तैनात थे। बिलाफोंडला पर अब तक भारत के कई कैंप्स थे, जिसकी वजह से भारत ने यहां पर अपनी तेज नजर बनाई हुई थी। निगरानी के लिए पास ही की एक चोटी पर घंटे के हिसाब से एक सैनिक को तैनात किया जाता था, जो आसपास के एरिया पर नजर रखता था। जिस समय पाकिस्तानी सैनिक अटैक करते हैं, उस समय ड्यूटी पर लांस नायक चंचल सिंह तैनात थे। ड्यूटी के दौरान चंचल सिंह बिलाफोंडला के नीचे अचानक पाकिस्तानी सोल्जर्स की कुछ हलचल देखते हैं, जिसे देखते ही वो फौरन संजय कुलकर्णी को अटैक की खबर देते हैं। अटैक की खबर मिलते ही भारतीय जवान अलर्ट मोड में आ जाते हैं और फौरन अपनी अपनी पोजीशन पर तैनात हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का शुरुआती हमला काफी तेज था, जिससे ऊंचाई पर निगरानी कर रहे लांस नायक चंचल सिंह को दुश्मन की एक गोली लग जाती है, जिससे उसी समय वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन पहले से प्रिपेयर्ड भारतीय सैनिक पाकिस्तान के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हैं और कुछ ही देर में पाकिस्तान के सभी 26 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। ऑपरेशन मेघदूत सफल हो चुका था, जिसमें भारत के वीर जवानों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड कहलाए जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी दुश्मन के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया था। आप और हम अपने घर पर सुरक्षित रह सके, इसके लिए -50 डिग्री सेल्सियस जितने एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी भारत के वीर सपूत एक ढाल की तरह सियाचिन की ऊंची चोटियों पर अपना सीना तान कर खड़े हैं। भारत के वीर जवानों के अदम्य साहस की अद्भुत शौर्य गाथा अगर आपके दिल की गहराई तक उतरी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इतिहास से जुड़ी इसी तरह की मिस्टीरियस स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।